हेलो दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ न्यू क्रिमिनल लॉ सीरीज। पहला सीरीज में जो हम लोग एक्ट पढ़ने वाले हैं वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का है। आज के लेक्चर में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, क्यों आया है, क्या जरूरत पड़ गई कि इंडियन एविडेंस एक्ट को हटा करके बीएससी को लाना पड़ा। तो इसका पहली बात तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीलिम्स फिक्स होते हैं कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने होते हैं, लाइक डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनैक्टमेंट, एक्ट नंबर। तो डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज 25 दिसंबर 2023। तो भाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पहले ये क्या था, तो ये आप जान लीजिए। भारतीय जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसे रिमूव करके, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिमूव करके इसे लाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से। कब लाया गया है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, 25 दिसंबर 2023 को इनैक्ट हुआ था। इनैक्टमेंट मीन्स प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 25 दिसंबर को और ये लॉ बना था। और ये एक्ट नंबर 47 है 2023 का। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024। ये इन्फोर्स में हुआ था, लागू अप्लाई हो गया था, तो ये 1 जुलाई को अप्लाई हो गया था। इसमें जो टोटल चैप्टर्स है वो 12 चैप्टर्स हैं, जो कि पार्ट वाइज डिवाइडेड है, जिसमें 170 सेक्शंस हैं। 170 सेक्शंस हैं। इस बिल का जो नाम था वो भारतीय साक्ष्य बिल था 2023 में, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। देन ऑन 11 अगस्त 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। ओके। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो कि पार्ट 3 एंट्री नंबर 12 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। The bill was referred to the Department Parliamentary Standing Committee on Home Affairs for its consideration and report। इस बिल को, जब ये बिल आया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 11 अगस्त 2023 को, उसके बाद इस बिल को भेजा गया एक कमिटी के पास जिसका नाम था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी एक डिपार्टमेंट होती है, उसको इस एक्ट को, इस बिल को भेज दिया गया। लेटर इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, काफ़ी ज़्यादा इस पर बहस हुई, उसके बाद इसको एक्ट के रूप में लाया गया है, फिर इन्फोर्स कराया गया है। ऐसा नहीं हो जाता कि तुरंत ही कोई गवर्नमेंट आई और कोई नया एक्ट लेके चली आई, ऐसा नहीं होता है। वो जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस एक्ट बिल को ला करके दिया गया, लेटर मेजर अमेंडमेंट्स हुए, इसमें बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसे बनाया गया एक नया एक्ट। तो कमिटी सबमिटेड इट्स 248th रिपोर्ट ऑन 10 नवंबर 2023 को। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस जल्दी आते नहीं हैं, पर अगर आ गया तो फिर ये कोई सॉल्व ही नहीं कर पाता है, तो इसको जानना जो जरूरी है। ये 248th रिपोर्ट हुआ था सबमिट, कितने नवंबर को, 10 नवंबर को 2023 के सबमिट किया गया, कमेटी ने सबमिट रिपोर्ट किया, उसके बाद ये बन गया एक्ट। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम एज ट्राई टू बी एग्जॉस्टिव एज इंडियन एविडेंस एक्ट। अब आपको तो हम ये उम्मीद करके चल रहे होंगे कि आप थोड़ा एविडेंस के बारे में जानते हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट था वो एग्जॉस्टिव नेचर का था। हमने आपको पढ़ा भी रखा है, मेरी सीरीज भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, फ्रीली अवेलेबल है इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट एग्जॉस्टिव नेचर का था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी ट्राई किया गया है एग्जॉस्टिव नेचर का, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट था उसी नेचर का बनाने के लिए, लेकिन ये बना नहीं है अभी तक पूरी तरह से एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से बात करता है केवल फेयर ट्रायल के बारे में। जिसका प्रियम्बल है, अगर आप इसके प्रियम्बल को और इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रियम्बल को कंपेयर करेंगे, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रियम्बल कहता है एन एक्ट टू कॉन्सोलिडेट। देखिए एक तो ये वर्ड ऐड कर दिया, ये तो पहले से भी था वैसे कॉन्सोलिडेट वर्ड, एंड टू प्रोवाइड फॉर अ जनरल रूल एंड प्रिंसिपल। तो ये वर्ड्स भी थे उसमें कि जनरल रूल और प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है एविडेंस का, किस लिए? फेयर ट्रायल के लिए। तो ये वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये नया वर्ड ऐड किया गया कि फेयर ट्रायल के लिए इसको एक
कंसोलिडेट तरीके से बनाया गया है, जो कि कुछ रूल्स और प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है ट्रायल को फेयरली करने के लिए। अब इसके टेरिटोरियल एक्सटेंशन की अगर बात करें, तो अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो भाई उसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इंडिया के डेफिनेशन क्या है, कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट तक इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। लेकिन जो ये मेजर चेंज है बीएसए का, कि इसमें कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात नहीं की गई है, कोई मेंशन नहीं है सेक्शन 1 में कोई भी टेरिटोरियल एक्सटेंट। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं रीजंस, क्या क्या रीजन? ये तो भाई कोई भी, अगर अभी तक आपने जितने भी लॉज देख रखे होंगे, जितने भी एक्ट पढ़े हैं, उसमें सबसे पहले सेक्शन 1 में यही बात करता है कि इस एक्ट की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो विद इन इंडिया है। तो भाई इंडियन एविडेंस एक्ट पे ऐसा क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? यहाँ पे क्यों हटा दिया गया बीएसए में? इंडियन एविडेंस एक्ट में तो था कि विद इन इंडिया अप्लाई होगा, तो होल इंडिया अप्लाई होगा। तो फिर यहाँ पे इंडिया क्यों हटा दिया गया डेफिनेशन से? अब तो क्या ये बाहर भी अप्लाई हो सकता है, अदर कंट्रीज में भी अप्लाई हो सकता है बीएसए? तो भाई इसलिए ऐसा किया गया, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अब जो एविडेंसेस आ रहे हैं, एविडेंसेस जो एडमिटेड हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी एडमिट हो जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी एडमिट हो जा रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड्स भी एडमिट कर रही है कोर्ट। तो तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, डिजिटल रिकॉर्ड्स है, ये मे बी हो सकता है कोई व्यक्ति जो है, जो कि रसिया में बैठा हो, कोई दूसरे फॉरेन कंट्री में बैठा हो, और वहां से कोई ऐसा एविडेंस कलेक्ट हो गया जो कि यहाँ पे एडमिट एडमिट कर रही है कोर्ट। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी इंडियन एविडेंस एक्ट को हटा करके यहाँ पे जब बीएसए लाया गया, तो टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात नहीं की गई। इसमें बोल दिया गया कि भाई इसमें कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट नहीं है, ये भाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है वो यहाँ पे एडमिट हो पाएगा, हो सकता है इजीली। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या इसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात की गई है, या हो सकता है कोई स्टेटमेंट बना के ऐसा दे दे जिसमें टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात कर रहा हो बीएसए। तो भाई ध्यान देना ये है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात बीएसए नहीं करता है, एविडेंस एक्ट करता था इसके बारे में बात। अब इसकी मेन बात पे आते हैं भाई कि इसमें चेंजेस क्या हुए हैं मेजर। हम पूरा चेंजेस अभी इस एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते हैं। मेजर चेंजेस हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में था, क्या बीएसए में नहीं है, क्या बीएसए में आया है जो कि इंडियन एविडेंस में नहीं था। तो क्या हुआ मेजर चेंजेस इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान देना है हमें, ध्यान देते रहिएगा। एक मिनट भी माइंड जो है वो डाइवर्ट ना होने पे। वैसे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बीएसए एविडेंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता है जो समझ में ना आए। हाँ, ये हम आपसे ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर आप बीएसए पढ़ रहे हैं या एविडेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें बेयर एक्ट्स पर ज़्यादा आप रिलाई करिए एज कम्पेयर टू बुक्स। किसी भी बुक पर रिलाई करने से अच्छा आपको यही हम सजेशन देंगे कि आप बेयर एक्ट्स पर रिलाई करिए। ये कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है कि आप बुक्स पढ़ के इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीलिम्स से ज़्यादा बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए। तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट वाज वेरी ओल्ड लॉ भाई, 1872 का लॉ था ये। अब लगभग 150 साल से ऊपर हो रहे हैं इस लॉ को आए, इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो फिर ये सोचा गया कि कुछ नया लाया जाए। ऐसा सच एज बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है बीएसए में, पर हाँ कुछ कुछ बदलाव ऐसे हैं जो कि मार्केबल हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो था 1872 का, वो बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए लोगों ने सोचा कि भाई नया लाते हैं, बीएसए लाते हैं, कुछ इसके मॉडर्नाइज करते हैं लॉ को। काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी एक तो डिफिकल्ट लैंग्वेज में भी लिखा था, तो इसको थोड़ा सा इजी टू एक्सेस कराया गया, इजीली अंडरस्टेबल कराया गया कि अंडरस्टैंड कर सके लोग कि बीएसए में ऐसा क्या कह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस प्रोविजन रिलेटेड टू इट्स एडमिसिबिलिटी आर एडेड। देखिए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें एज सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस की बात की नहीं गई, क्योंकि भाई 1872 का लॉ है, उस समय कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मीडिया, डिजिटल फॉर्म ऑफ मीडिया तो था नहीं, ज़्यादा टेलीग्राफ वगैरह ही था। तो इस तरह से उसमें कुछ प्रोविजंस था नहीं, इसलिए इसमें ऐड करवाया गया बीएसए में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल एविडेंसेस प्रोविजंस को ऐड करवाए गए हैं। बीएसए इज ड्राफ्टेड इन मोर सिंपलर लैंग्वेज दैन इंडियन एविडेंस एक्ट।
इसका लैंग्वेज को काफ़ी सिंपल किया गया है ताकि लोग ईज़िली समझ सकें। क्योंकि आपने ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि लॉ जो है ये पैराडाइज़ है लॉयर्स का, क्योंकि लॉयर्स ही केवल जो होते हैं वो उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और कोई नॉर्मल व्यक्ति जो कि कभी लॉ को नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, उसको अगर बेरक पकड़ा दिया जाए तो वो नहीं समझ सकता, उसका लैंग्वेज उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में किया गया है। हाँ, ऐसा सिंपल भी नहीं कर दिया गया है कोई अभी भी समझ जाए, पर थोड़ा सिंपल कर दिया गया है, जैसा इंडियन एविडेंस में था उससे थोड़ा सिंपल। तो दो प्रोविजन लाइक इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ विटनेसेस आर एडेड। तो इसमें विटनेसेस के सेफ्टी का प्रोविजन ऐड कर दिया गया है। सम स्पेशल प्रोविजंस, ये भाई प्रोविजंस है, सम स्पेशल प्रोविजंस आर एडेड फॉर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं, विमेन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन ऐड किए गए हैं, कुछ वल्नरेबल क्लासेस जो हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। काफी बदलाव हुआ है इसका मतलब। द रेलेवेंस एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस बिकम इजियर फॉर द कोर्ट टू इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस। अब भाई इसकी जो रेलेवेंसी है, एडमिसिबिलिटी है, वो कोर्ट के लिए इजी बनाया गया है कि कोर्ट इजीली उसे समझ सके, उसे अडॉप्ट कर सके, उसे एडमिट कर सके। सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन एविडेंस आर रिमूव्ड बाय बीएसए। कुछ प्रोविजंस जो है वो रिमूव्ड भी कर दिए गए हैं बीएसए के द्वारा इंडियन एविडेंस के, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, ताकि ये और इफेक्टिव हो सके। जैसे कि अभी हमने आपको बताया इंडिया का एग्जाम्पल कि जो डेफिनेशन है इंडिया का उसको हटा दिया गया है। मीन्स ऑफ मैसेज वॉज बाय टेलीग्राफ। अब इंडियन एविडेंस में मैसेज कैसे भेजा जाता था भाई उस समय में, तो टेलीग्राफ को एडमिसिबल माना जाता था। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन है, मीडियाज है, उनको भी एडमिसिबल माना जा रहा है। स्क्रीन जो हम लोग ले लेते हैं फटाक से, कैम जो भी आपका स्मार्टफोन है, और वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सब एडमिसेबल है। पावर ऑफ ज्यूरी, उस समय ज्यूरी हुआ करती थी जब इंडियन एविडेंस एक्ट था अंग्रेजों के टाइम पे, तो उसमें ज्यूरी हुआ करती थी। अब जो है वो पावर ऑफ ज्यूरी हटा करके यहाँ पे कर दिया गया है पावर ऑफ जजेस। तो यहाँ पे जजेस का पावर, क्योंकि इंडिया में ज्यूरी सिस्टम तो है नहीं, ये बात तो आपको पता है, अब जजेस का सिस्टम है, तो यहाँ पे पावर ऑफ जजेस कर दिया गया, पावर ऑफ ज्यूरी हटाकर। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोविजंस हैं जो कि रिमूव किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में से, हटा करके बीएसए में हट नहीं लाया गया है, उसे ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि भाई इनकी कोई अब जरूरत नहीं रह बची है, क्योंकि अब भाई मॉडर्नाइज हो गया है, लॉ भी मॉडर्नाइज हो गया है, कुछ चेंजेस हो गए, सोसाइटी में भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। फिर बीएसए इज ऑल्सो अ लेक्स फोरी लॉ। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा अगर इंडियन एविडेंस एक्ट, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भी लेक्स फोरी है। तो बीएसए भी सेम इंडियन एविडेंस एक्ट की तरह लेक्स फोरी है। तो भैया ये लेक्स फोरी क्या होता है? तो लेक्स फोरी मीन्स होता है द लॉ ऑफ द कंट्री इन विच एन एक्शन इज ब्रॉट। तो ये लेक्स फोरी लॉ है। इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम द मीनिंग ऑफ साक्ष्य इज एविडेंस। अब भाई आप पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो कोई आपसे ये पूछ दिया कि ये साक्ष्य मतलब होता क्या है? साक्ष्य मीन्स होता है एविडेंस। बस कुछ नाम ही चेंजेस हुए हैं इसमें, कुछ बड़े बड़े नाम चेंजेस हुए हैं, और इसमें ऐड कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह ऐड कर दिया गया है। बीएसए में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो बीएनएसएस में हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस में। तो जो ट्रायल प्रोसीजर वगैरह, जो टाइम पीरियड वगैरह, उसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है बीएनएसएस में। तो बीएसए में जो साक्ष्य का मतलब होता है वो एविडेंस होता है। फिर अब इसका हम लोग थोड़ा ब्रीफ माइंड मैपिंग देख लेते हैं एक बार बीएसए का, कि करना क्या है, पढ़ना कैसे, किस तरीके से पढ़ना है। तो उसको पढ़ना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि हम लोगों ने इंडियन एविडेंस पढ़ रखा है। इंडियन एविडेंस में भी हम लोगों ने पढ़ रखा था, उसमें सेक्शन 5 से लेके 55 तक, 56 तक जो है वो रेलेवेंसी की बात करती है। उसी तरह से इसमें भी है चीजें, बस कुछ सेक्शंस जो है वो आगे पीछे हो गए हैं। तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि बिल्कुल ही अलग हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं आ रहा कैसे। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है। पहला है ब्रीफ माइंड मैपिंग में आपको देखना है कि व्हाट इज टू बी प्रूफ्ड, क्या प्रूफ करना है, व्हाट इज टू बी प्रूफ्ड। तो ये बात करता है भाई सेक्शन 1 से 50 तक में। सेक्शन 1 से 2 में भाई प्रिलिमिनरी सेक्शन होते हैं, ये तो आपको पता ही, सेम एज इंडियन एविडेंस एक्ट।
उसके बाद सेक्शन 3 से लेके 50 में रेलेवेंसी की बात कर रहा है। जनरल रेलेवेंसी की बात कह दीजिए या स्पेसिफिक रेलेवेंसी की बात कर दीजिए, अंदर के टॉपिक्स लगभग सेम होते जा रहे हैं, बस सेक्शंस का नंबर जो है वो 2-3 आगे पीछे हुआ है, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। तो सेक्शन 3 से लेके 50 जो है वो रेलेवेंसी की बात कर रहा है, जनरल एंड स्पेसिफिक रेलेवेंसी दोनों की बात कर रहा है। अब इसमें हम आपका साथ कोई हेल्प नहीं कर सकते इस बारे में कि आपको ये याद कैसे होगा, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आ जाते हैं, डायरेक्ट सेक्शंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको माइंड मैपिंग अच्छे से तैयार है तो फिर आप कर ले जाएंगे कैसा भी क्वेश्चन हो। सेकेंड, हाउ इज टू बी प्रूव्ड, कैसे ये प्रूफ होगा। हाउ इज टू बी प्रूव्ड मीन्स व्हाट इज द मैनर ऑफ प्रूविंग, इसको किस मैनर में प्रूफ किया जाएगा, मोड क्या होंगे, टाइप्स ऑफ प्रूफ क्या होगा। तो ये हाउ इज टू बी प्रूफ ये बात कर रहा है सेक्शन 51 से लेकर के 103 तक। सेम इसी तरीके का बात इंडियन एविडेंस एक्ट भी करता था, बस सेक्शन नंबर अलग थे उसमें। तो सेक्शन 51 से लेकर के 53 फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूफ, 54 से 55 ओरल एविडेंसेस की बात कर रहा है, 56 से 93 डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात कर रहा है, 94 टू 103 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इंडेक्स खोल के देखेंगे हम, हाँ एक बात और कि जब भी हम आपको कोई भी एक्ट पढ़ा रहे हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हुए चल रहे हैं कि आपके सामने बेयर एक्ट ओपन होगा, बेयर एक्ट के बिना कोई भी एक्ट मत पढ़िएगा, बेयर एक्ट आपके सामने खुला होना चाहिए। तो जब आप बेयर एक्ट खोल कर रखेंगे उसमें अगर आप इंडेक्स देखेंगे उसका, तो उसमें ये देखेंगे कि इस तरीके की चीजें मेंशन है, ऑलरेडी उसके पार्ट्स वाइज मेंशन है। हु हैज टू बी प्रूव्ड, कौन प्रूफ करेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, प्रिजम्पशन एंड विटनेसेस की बात कर रहा है ये। तो 104 से 120 तक बर्डन ऑफ प्रूफ, 121 से 123 स्टॉपेल, 124 से 139 विटनेसेस एंड कंपिटेंसी ऑफ विटनेसेस की बात कर रहा है, 140 से 168 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, 169 बात कर रहा है इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्टेड एविडेंसेस के बारे में। बचा केवल 170 जिसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। तो आपको यहाँ तक जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की चीजें समझ में आ ही गई होंगी लगभग। बाकी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में अप्लाई होते थे। जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी उसी तरह जैसे कि इंडियन एविडेंस में अप्लाई होता था सिविल और क्रिमिनल दोनों पर, तो बीएसए भी सिविल और क्रिमिनल दोनों पर भी अप्लाई होता है। हाँ, जैसे एविडेंस अलग अलग मैनर में अप्लाई होता था उसी तरह बीएसए भी अलग अलग मैनर्स में अप्लाई होता है, सिविल में अलग मैनर से अप्लाई होता है, क्रिमिनल में अलग मैनर से अप्लाई होता है। तो सिविल केसेस में प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस इज इनफ, सिविल केसेस में केवल प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस ही है अगर तो भी इनफ है, बट क्रिमिनल केस में इट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जो एविडेंसेस को प्रूफ करना होता है कोर्ट के सामने वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना है। तो अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस क्या होता है, तो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस ये होता है, फॉर एग्जांपल सिविल केस की अगर बात करें तो ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, ये दो पार्टीज है। अगर पार्टी ए ने कुछ एविडेंसेस लाए, पार्टी बी ने कुछ एविडेंसेस लाए, पार्टी ए का जो एविडेंस है वो 51% जो है वो कोर्ट में जा रहा है और पार्टी बी का जो एविडेंस है वो 50% जा रहा है या 49% जा रहा है। तो जो पार्टी बी का एविडेंस है जो 49% जा रहा है वो डाउन हो गया पार्टी ए से। तो ये प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस, जो प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस है ये ए से बी से ए का ज्यादा हो गया, ए के पास 51% हो गया, बी के पास 49% हो गया। तो जो कोर्ट का डिसीजन आएगा सिविल केस में वो ए के हित में आ सकता है, इन द बेनिफिट ऑफ ए। केवल ए के एविडेंसेस पे कोर्ट जो है वो रिलाई कर सकती है, केवल 1-2% के डिफरेंस से भी कोर्ट का जो डिसीजन है ये इसके साथ आ सकता है ए के साथ। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस होते हैं इसमें ऐसी बातें नहीं होती हैं, ए को इतना इनफ एविडेंस लाना होगा, इतना एविडेंस लाना होता है कि कोई भी डाउट ना बचे, ऐसा ना रहे कि बी इनोसेंट है किसी भी तरीके से। अगर कोर्ट के नजर में जो बी है उसकी इनोसेंसी किसी भी 1% भी दिख जाती है अगर कोर्ट को, तो बी को हो सकता है सजा ना मिले, अगर 1% भी इनोसेंस
दिख जाता है कोर्ट को बी का। तो ए को इतना एविडेंस लाना पड़ेगा कि कोर्ट के नजर में ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ भाई बी ही दोषी है, बी ही अक्यूज्ड है, ए विक्टिम है। तो इतना एविडेंस लाना पड़ेगा, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एविडेंस लाना पड़ेगा ए को। लेकिन सिविल केसेस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लाने की जरूरत नहीं होती है, इतना एविडेंस लाना है कि बी से ज्यादा हो जाए ए को, या अगर बी के ही बारे में बात करें तो बी को इतना एविडेंस लाना है कि ए से ज्यादा हो जाए, दोनों को ही ऐसा करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको इसका कुछ जो बेसिक माइंड मैपिंग हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया बीएसए का, वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एज सच ये भी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। तो ये बस आप बेयर एक्ट पर रिलाई करते रहिएगा, बेयर एक्ट को ही पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए हेल्प लीजिएगा और किसी भी चीज का हेल्प मत लीजिएगा बेयर एक्ट के अलावा। हाँ, होता है कभी कभी कोई शॉर्ट नोट बनाते हैं लोग, तो शॉर्ट नोट आप बना सकते हैं, या फिर ये हमारे पेज को भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं इस नोट्स को। तो आप इस नोट्स को खरीदने के लिए आप जो नंबर मेंशन है उसमें, उस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।